बस मेरे साथ 7 मिनट तक बने रहिए, आंख कान खोल के। और सबसे पहले 4 बड़ी खबरों से शुरुआत कर रहे हैं। आतंकवाद पर शिकंजा कसने के लिए गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक को तीखी बहस के बाद लोकसभा से मंजूरी मिल गई। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर जोर दिया। देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं और जय श्री राम के गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम विधेयक को तीखी बहस के बाद लोकसभा से मंजूरी मिल गई। बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष के हमलों का जवाब देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद के खिलाफ कड़े कानून की जरूरत पर जोर दिया। देश भर में हो रही मॉब लिंचिंग की घटनाओं और जय श्री राम के नारे के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए देश के 49 हस्तियों ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी और पीएम से इस मामले में तत्काल कड़े कदम उठाने की अपील की। कर्नाटक में सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश में भी वैसी ही स्थिति होने की संभावना तलाश रही बीजेपी को उस वक्त झटका लगा जब मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश किए गए क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट बिल पर क्रॉस वोटिंग के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों ने कमलनाथ सरकार का साथ दिया। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका में एक कार्यक्रम में कबूल किया कि पिछली सरकारों ने अमेरिका को आतंकवाद को लेकर सच नहीं बताया कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन सक्रिय हैं। इस बयान के बाद पाकिस्तान में विपक्ष ने इमरान खान को सबसे बड़ा झूठा बताया। और आइए करते हैं खबरों की शुरुआत विस्तार से। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कश्मीर मध्यस्थता वाले बयान पर संसद में संग्राम जारी है। इस मामले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़े विपक्षी दलों ने लोकसभा में आज फिर हंगामा करते हुए यही मुद्दा उठाया। इस दौरान कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने पूछा कि प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच ओसाका में क्या बात हुई। इस पर जवाब मिलना चाहिए। उन्होंने किसी और से नहीं बल्कि सीधे पीएम मोदी से सदन में सफाई मांगी। अमेरिका की प्रेसिडेंट ट्रंप साहब कह रहे हैं कि मोदी जी ने हमें दरखास्त किया था कि कश्मीर मुद्दे पर हम हस्तक्षेप करें। सर ये गलत हो सकता, ये गलत हो सकता, ये सही हो सकता। सर ये गलत बात सुनिए, ये गलत भी हो सकता, ये सही भी हो सकता। लेकिन आज तक न ट्रंप साहब ने इसको गलत कही, न प्रधानमंत्री नरेंद्र जी ने इसको गलत कही। इसलिए हमारे अंदर शंका पैदा हो रहे हैं। न ट्रंप साहब इसको गलत कही, न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको गलत कही। वो अपने लोगों को यहाँ भेजकर बयान दिया करते जो लोग। सर वी वांट टू लर्न द फैक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ। हम घोड़े की मुंह से ये बात सुनना चाहते हैं। ये वाजिब है कि आज जिस व्यक्ति को लेकर ये तर्क है उनका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। तो ये वाजिब है कि हम उनसे मुंह से बयान सुनना चाहते हैं। इसके बाद विपक्षी सांसदों ने पीएम मोदी जवाब दो के नारे भी लगाए। हालांकि जब राजनाथ सिंह सदन में जवाब देने के लिए खड़े हुए तो कांग्रेस सांसद सदन से वॉकआउट कर गए। विदेश मंत्री एस जयशंकर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी सरकार की तरफ से एक बार फिर दोहराया कि पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति की मुलाकात जरूर हुई थी, लेकिन कश्मीर पर दोनों के बीच कोई बातचीत नहीं हुई। यह सच है कि जून के महीने में अमेरिका के राष्ट्रपति और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के बीच बातचीत हुई थी, लेकिन हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी ने स्टेटमेंट देते समय यह पूरी तरह से अध्यक्ष महोदय स्पष्ट कर दिया, कहा कि कश्मीर के मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप के साथ कोई बातचीत नहीं हुई है। मैं समझता हूं कि इससे ऑथेंटिक स्टेटमेंट और किसी दूसरे का नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय मोदी जी और मिस्टर ट्रंप के बीच बातचीत हो रही थी तो स्वयं हमारे विदेश मंत्री श्री जयशंकर प्रसाद जी उसमें मौजूद थे। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने दावा किया कि कश्मीर पर मध्यस्थता स्वीकार करने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि सरकार राष्ट्र के स्वाभिमान के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह भी कहा कि हम कश्मीर पर ही नहीं बल्कि पाक अधिकृत कश्मीर पर भी बात करेंगे, क्योंकि पीओके का हिस्सा भी भारत का ही है। इसीलिए उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान से जब भी उनकी बात होगी तो कश्मीर पर ही नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर पर भी होगी। कश्मीर के सवाल पर किसी की मध्यस्थता स्वीकार करने का कोई प्रश्न ही नहीं खड़ा होता। कश्मीर के सवाल पर हम इसलिए भी किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे यह राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, हम सब कुछ स्वीकार कर सकते हैं, हम सब चीज से समझौता कर सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में अपने राष्ट्रीय स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं कर सकते। और अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पाकिस्तान के साथ यदि बात होगी केवल कश्मीर पर बात नहीं होगी, पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर पर भी बात होगी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के साथ मुलाकात के दौरान दावा किया
कि मोदी 2 हफ्ते पहले उनके साथ थे और इस दौरान पीएम मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता की पेशकश की थी। इस बीच पाकिस्तान के पीएम इमरान खान अमेरिकी सांसदों को संबोधित करते हुए अपने देश का ही कच्चा चिट्ठा खोलते हुए दिखाई दिए। इमरान खान ने कबूला कि उनकी सरजमी पर 40 आतंकी समूह पाले जा रहे हैं और पिछले 15 सालों में पाकिस्तान की सरकारों ने अमेरिका को सच नहीं बताया। वहीं पुलवामा हमले पर इमरान ने सीधे तौर पर तो नहीं, लेकिन हमले के पीछे जैश का हाथ माना। Whole thing, Pulwama, this what happened in February last year. It was clearly an indigenous thing. It was a Kashmiri boy radicalized by the brutality of the security forces. He blew himself up. But because this group claimed responsibility, which was in India as well, Jaish-e-Mohammed was operating in India. But Pakistan suddenly came in the limelight. So even before this had happened, we had already decided that we would disarm all militant groups in Pakistan. And it is in Pakistan's interest, I repeat, it's in our interest, because the country has had enough of militant. इस बीच पाकिस्तान पर लगातार आक्रामक रहे ट्रंप के सुर इमरान खान से मुलाकात के बाद बदले बदले दिखाई दिए। व्हाइट हाउस में इमरान खान से 30 मिनट की मुलाकात के बाद ट्रंप का कश्मीर पर झूठा दावा हैरान करने वाला था। ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान की मदद से ट्रंप अफगानिस्तान से निकलना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी उल जलूल बयानबाजी में जुटे हैं। हालांकि व्हाइट हाउस ने कश्मीर मसले पर ट्रंप के बयान पर सफाई भी दी थी। इस बीच बीजेपी ने इमरान खान के बयान पर कहा है कि भारत में आतंक की घटनाएं पाकिस्तान के इशारे पर ही होती हैं। कि प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के दौरे के दौरान इस बात को स्वीकार किया है कि पाकिस्तान के लिंक जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों के साथ हैं और ये भी माना है कि पाकिस्तान ने अल-कायदा और तालिबान की मदद की है, जो आतंकी संगठन इस समय अफगानिस्तान और अन्य देशों के अंदर खून खराबा कर रहे हैं। इस बयान के बाद इमरान खान ने ये माना है कि वो आतंकियों की समर्थन करता है। एक बात साफ हो गई है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की भूमि है। पाकिस्तान की सरकारें हो या पाकिस्तान के आर्मी हो, पाकिस्तान की सेना हो, ISI हो, ये हमेशा से ही आतंकवादियों को समर्थन देते हैं। आतंकवादियों को हथियार, बम, बंदूक, पिस्तौल, गोलियां पाकिस्तान से दी जाती है। बीजेपी ने जहां इमरान खान का घेराव किया, तो वहीं डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि अब इमरान की असलियत सामने आ गई है। इमरान खान ने मेरे मुताबिक बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजिक गलती की है। उसने पहली बार ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री उसने कबूल किया कि वास्तव में पाकिस्तान टेररिस्ट नेशन है। उसने कहा कि हमारे देश में 30 से 40 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं और पाकिस्तान आर्मी और ISI ने 30 से 40 हजार आतंकवादियों को ट्रेन किया है अफगानिस्तान में कार्रवाई करने के लिए और हिंदुस्तान में कार्रवाई करने के लिए, खास करके कश्मीर में। ये कबूलनामा जो है उसके लिए बड़ा घातक होगा, स्ट्रेटेजिक मिस्टेक है, पाकिस्तान फंस गया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि वो जैश-ए-मोहम्मद जो है एक्टिव है कश्मीर में और उसको हर प्रकार की शय और हर प्रकार का सपोर्ट जो पाकिस्तान देता है। फिर उन्होंने ये भी कबूल किया कि पाकिस्तान की आर्मी और ISI को मालूम था कि बिन लादेन पाकिस्तान में, उन्होंने उसको सपोर्ट दिया था, उन्होंने उसको सेंचुरी दी हुई थी और ये बात अमेरिका से छुपाई गई। यानी दूसरे लफ्जों में जितना भी फिर हिंदुस्तान कहता रहा कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, उसके मदरसा में हर साल हजारों आतंकवादी प्रोड्यूस किए जाते हैं। लोकसभा में विपक्ष के भारी हंगामे के बाद आतंकवाद पर UAPA यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल पास हो गया। कांग्रेस ने इस बिल को स्टैंडिंग कमेटी को भेजने की मांग की और विरोध करते हुए सदन से वॉकआउट किया। हालांकि चर्चा के दौरान AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताया और इसके लिए कांग्रेस सरकार को दोषी ठहराया। I have to be given a judgment by a court of law, then only I'm called a terrorist. Now what this government is doing, bona fide, they don't have any bona fide. You suspect on your feelings, you call X a terrorist, and there are not many legal consequences. Social ostracization, police knocking at 2 a.m. in the morning, the area people telling please vacate the flat or the house. The NIA officers, no, you will not do it, and I blame Congress party for this. They are the ones, they are the main culprits for bringing this law. They are the ones. And when they are in power, they are bigger than BJP. When they lose power, they become big brother of Muslims. हालांकि UAPA बिल पर चर्चा के दौरान जवाब देते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि आतंकवाद बंदूक से पैदा नहीं होता, आतंकवाद के लिए उन्माद फैलाया जाता है। अमित शाह ने तंज कसा कि कुछ लोगों को वोट बैंक की चिंता है, इसलिए वो UAPA बिल का विरोध करने में जुटे। तिवारी जी ने कहा कि कठोर कानून की जरूरत क्या है, संवाद कीजिए, वार्ता करिए, कानूनों से टेररिज्म नहीं रुकता है।
मैं ये थियोरी से सहमत नहीं हूं। कठोर से कठोर कानून की जरूरत इस देश में। आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने के लिए कानून के प्रावधानों की जरूरत है। मगर चूंकि ये बात श्रीमान मनीष तिवारी ने कही है, मैं कहना चाहता हूं सभापति महोदय, ये कानून कौन लेकर आया? ये कानून के अंदर तो मैं तो थोड़ा अमेंडमेंट लेकर आया हूं, 2-3 सुधार लेकर आया हूं। ये कानून लेकर कौन आया? ये कानून के अंदर टेररिज्म की व्याख्या किसने ऐड करी? ये कानून को कठोर कौन करता गया? अब जब हम यहां पर बैठे हैं, आप कहते हो कि कानून कठोर नहीं होने चाहिए। हम तो वहां पर भी बैठे थे, तब कहते थे कानून कठोर होने चाहिए और टेररिज्म के खिलाफ। यहां पर बैठे हैं तब भी कहते हैं कि कानून कठोर होने चाहिए टेररिज्म के खिलाफ। ये कानून लेकर महोदय कौन आया? ये कानून 1967 में आया, तब इस देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार थी और इंदिरा जी प्रधानमंत्री। दरअसल यूएपीए का उद्देश्य देश की अखंडता और संप्रभुता के खिलाफ होने वाली गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। इस विधेयक के मुताबिक ऐसे संगठनों या व्यक्तियों को सरकार आतंकी संगठन या आतंकी घोषित कर सकती है जिन्होंने आतंकी कृत्य को अंजाम दिया हो या फिर उनमें शामिल हो, या फिर आतंकवाद के लिए तैयारी कर रहे हो, आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हों या फिर आतंकवाद में किसी भी तरह शामिल रहे हों। यानी किसी पर शक होने पर भी आतंकी उसे घोषित किया जा सकता है। आतंकी का टैग हटवाने के लिए कोर्ट की बजाय रिव्यू कमेटी के पास जाना होगा, उसके बाद कोर्ट में अपील की जा सकती है। इस संशोधन के जरिए एनआईए के डीजी को आतंकी की संपत्ति जब्त करने की मंजूरी मिल सकेगी। एमपी विधानसभा में एक बिल के समर्थन में 2 बीजेपी विधायकों का साथ कमलनाथ सरकार को मिला। मध्य प्रदेश विधानसभा में एक बिल पर वोटिंग के दौरान बीजेपी के 2 विधायकों ने कमलनाथ सरकार के समर्थन में वोट किया। करगिल विजय दिवस के 20 साल पूरे होने के मौके पर जोधपुर में बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर में शहीदों को नमन किया गया और शहर में ऊंटों के दस्ते ने मार्च किया। राजस्थान के बाड़मेर में करगिल विजय दिवस पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने रक्तदान किया। यूपी के बागपत में बड़ौद थाना इलाके में एक लड़की और उसके प्रेमी को चचेरे भाई ने गोली मार दी, जिसमें लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। 10-15 साल के व्यक्ति हैं जो गोली मारी गई है, को सीने में गोली लगी है, जो घायल है, रास्ते के मौके पर डेथ हो गई है। गोली मारने वाले इस महिला के चचेरे भाई लोग हैं। कुछ पारिवारिक मामला है, अच्छी रंजिश से। यूपी में मिर्जापुर की मंडी समिति पुलिस चौकी पर तैनात एक दरोगा का रिश्वत लेने के बाद चालान फाड़ने का मामला सामने आने पर पुलिस अधीक्षक ने जांच के आदेश दिए। मेरे यहाँ जो है एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, इसकी जांच सीएससीटी द्वारा की जा रही है। सीएससीटी की जांच के आने के बाद जो है कार्रवाई जो भी जांचोपरांत की जाएगी। झारखंड के गिरिडीह में झिंझरी मोहल्ले में डायन होने का आरोप लगाकर 2 महिलाओं और एक पुरुष को जबरन मैला पिलाने का मामला सामने आया है। अभी एक शिकायत मिली है कि रश्मि देवी हैं और इनका परिजन लोगों को डायन बोल करके मैला पिला दिया गया है। तो इस संबंध में हम लोग यहाँ आए, इनका बयान हो गया है और इसमें ये लोग 5 आदमी का नाम बता रहे हैं, जिसमें से 2 महिला और 2 पुरुष अरेस्ट हो गए हैं और 1 पुरुष बाकी है, उनकी अरेस्टिंग भी हम लोग आज कर लेंगे। एमपी के शहडोल में एक युवक पर गुप्ती से हमला करने के आरोपी को लोगों ने पकड़कर पीटने के बाद पुलिस के हवाले कर दिया। छत्तीसगढ़ के बालोद में नक्सलियों के नाम का पत्र लिखकर दुकानदार से 20,000 रुपए की मांग की गई। इस मामले में पीड़ित दुकानदार ने शिकायत दर्ज कराई है। शेयर बाजार में बुधवार को लगातार 5वें कारोबारी सत्र में गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 135 अंकों की गिरावट के साथ 37,847 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 59 अंक टूटकर 11,271 पर बंद हुआ। मॉब लिंचिंग के साथ असहिष्णुता का मुद्दा एक बार फिर से गर्म हो गया है। देश की जानी मानी 49 हस्तियों ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मुसलमानों और एससी समुदाय के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई और सरकार से इस मामले में सख्त कदम उठाने की अपील की है। पीएम को पत्र लिखने वालों में अनुराग कश्यप, अपर्णा सेन, मणिरत्नम, शुभा मुद्गल, श्याम बेनेगल, रामचंद्र गुहा जैसे नामी गिरामी हस्तियां शामिल हैं। There's no view. The letter is self-explanatory. You can understand. Okay. So you spoke about Jai Shri Ram also. Yeah. Thank you. Right. Bye. प्रधानमंत्री को पत्र के जरिए लिखा गया है कि जय श्री राम का नारा इन दिनों भड़काऊ युद्ध घोष बन गया है, जो कानून व्यवस्था के लिए चुनौती खड़ी करता है। ज्यादातर लिंचिंग इसी नाम पर होती है।
ये चिंता की बात है कि धर्म के नाम पर इतनी हिंसा हो रही है। पत्र में यह भी लिखा गया है कि असहमति के बगैर लोकतंत्र नहीं है। पीएम से कार्रवाई की मांग करते हुए लिखा गया है कि देश के मुखिया के तौर पर आप राम नाम के इस तरह के इस्तेमाल पर रोक लगाएं। अपने ये चिट्ठी तब क्यों लिखी जब बंगाल में इलेक्शंस के पहले ममता बनर्जी ने काफी हिंदुओं का कत्ल कराया। आपने कर्नाटका इलेक्शंस के पहले इतने हिंदुओं को मारा गया, आपने ये खत नहीं लिखा। केरला में इतने हिंदू मारे गए, आपने एक खत नहीं लिखा। आपने आज तक 30 साल हो गए मेरे विस्थापन को, मेरे जेनोसाइड को, मेरे इतने के लिए कश्मीर कर्नाटका इलेक्शंस के पहले इतने हिंदुओं को मारा गया, आपने ये खत नहीं लिखा। केरला में इतने हिंदू मारे गए, आपने एक खत नहीं लिखा। आपने आज तक 30 साल हो गए मेरे विस्थापन को, मेरे जेनोसाइड को, मेरे इतने के लिए कश्मीर से न आज तक मणि सर ने, न गोपाल कृष्णन ने, न अरुणा कश्यप ने, न ही श्याम बेनेगल ने चिट्ठी लिखी। मॉब लिंचिंग पर प्रधानमंत्री को लिखी गई चिट्ठी के बाद एक बार फिर असहिष्णुता और धार्मिक आधार पर होने वाली हिंसा को लेकर सियासत गर्मा गई है। 3 साल का कम्युनल राइट्स के बारे में पूछा है। इस 3 साल में राइट्स बोला है, इंसिडेंट्स नहीं बोले डॉक्यूमेंट में। उसमें 2016 में एक इंसिडेंट हुआ। माननीय सदस्य का सवाल मुजफ्फरनगर के बारे में। वेस्ट बंगाल में हुआ। मुसलमानों के खिलाफ हिंसा का मुद्दा उठा तो सरकार ने संसद में इस पर तस्वीर साफ कर दी, लेकिन वहीं बीजेपी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखने वालों को आड़े हाथ लिया। क्राइम का या कोई गलत काम का सांप्रदायिकरण करना बंद कर दे। यदि एक धर्म का व्यक्ति उनको लगता है उस पर कुछ हुआ तो तुरंत एक चिट्ठी लिख देना, दूसरे धर्म का हो तो चुप बैठ जाना। ये करना उचित नहीं है, क्योंकि इससे एक गलत सोच फैलती है। एक तरफ मॉब लिंचिंग की बढ़ती घटनाओं के साथ असहिष्णुता पर नई बहस शुरू हो गई तो वहीं एआईएमआईएम के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में असहिष्णुता की हद पार कर दी। कोई भी आरएसएस वाले, कोई भी हमारा बाल भी विंगा नहीं करता। और याद रखो, दुनिया उसी को डराती है जो डरता है। दुनिया उसी से डरती है जो डराना जानता है। हैदराबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए अकबरुद्दीन ओवैसी ने मॉब लिंचिंग पर चिंता जताई। मॉब लिंचिंग इतने परेशान हैं आप लोग, कई लोग परेशान नहीं परेशान, फिक्रमंद क्या करना सोच रहा हूं। लेकिन धार्मिक आधार पर लोगों को भड़काने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। ये नारे लगाकर भागने वाले क्यों मार रहे हैं? हम अल्लाह के नाम लेने वाले इसलिए मार रहे हैं। जो कमजोर होता है वो जाल में फंस जाता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो जाल को भी तोड़कर काट कर आगे निकलता है। अपने विवादित बयानों के लिए मशहूर अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपने भाषण में बीजेपी और पीएम मोदी पर भी निशाना साधा। इंदौर में पुलिस के अधिकारी कुछ लोगों को गुंडागर्दी छोड़ने की शपथ दिलाते हुए दिखाई दी। इंदौर पुलिस ने इन गुंडों के खिलाफ अभियान छेड़ रखा है। इसीलिए पुलिस ने गुंडों को पहले छेड़छाड़, अवैध वसूली और दादागिरी न करने की चेतावनी दी। तमाशा हो रखा है, ऊपर से लाइसेंस लेके पैदा हुए तो गुंडागर्दी करने का तमाशा हो रखा है, ऊपर से लाइसेंस लेके पैदा हुए तो गुंडागर्दी करने का। इसके बाद गुंडों को अपराध न करने की शपथ दिलाई गई। सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसके बाद अगर तुमने किया, ये बहुत बड़ा एफिडेविट है, उसके बाद तुमने अपराध किया, तुमको कोई नहीं बचाएगा। मैं रामनाथ, अपना नाम लो, ईश्वर को साक्षी मानकर ये शपथ लेता हूँ कि आज के बाद मैं किसी अपराध में शामिल नहीं होऊंगा। इतना ही नहीं, पुलिस वालों ने पकड़े गए इन लोगों से उठक बैठक भी करवाई। इससे पहले करीब 50 से ज्यादा गुंडों की पुलिस ने अलग अलग मामलों में धरपकड़ की और उनका सड़क पर ही जुलूस निकाला गया।
पुलिस के मुताबिक ये वो गुंडे हैं जो छोटी सी बात पर कानून व्यवस्था को हाथ में ले लेते हैं। पुलिस भी इनका खौफ खत्म करने के मकसद से सड़कों पर उतरी और बीच सड़क डंडों से जमकर धुनाई कर दी, ताकि जिस इलाके में अवैध वसूली और दादागिरी करते हैं वहाँ के लोगों के बीच इनका खौफ खत्म हो सके। उन सबको हिदायत दी जा रही है कि वो आगे से किसी आपराधिक गतिविधियों में शामिल न हो और जो है समाज के हित में काम करें, और वो शपथ भी दिलाई गई है कि आगे से वो किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे, और यदि वे शामिल होंगे तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, उसके लिए वे स्वयं जिम्मेदार हैं। इंदौर पुलिस लंबे समय से गुंडों को सबक सिखाने के लिए ये तरीका अपना रही है। हालांकि हाल ही में पुलिस की इस कार्रवाई की आलोचना भी हुई थी। लोगों को नहीं लगता कि महज शपथ दिलाने भर से गुंडे अपराध छोड़ देंगे। टीम इंडिया भले ही वर्ल्ड कप न जीत पाई हो, लेकिन इससे टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली की ब्रांड वैल्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा है। ब्रिटिश कंपनी HQ के जारी आंकड़ों के मुताबिक विराट कोहली इंस्टाग्राम पर अपनी हर पोस्ट से 1 करोड़ 35 लाख रुपए कमा रहे हैं। इंस्टाग्राम से सबसे ज्यादा कमाई करने वाले टॉप 10 खिलाड़ियों की लिस्ट में कोहली 9वें नंबर पर हैं, जबकि पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टॉप पर हैं। रोनाल्डो की कमाई 6 करोड़ 73 लाख रुपए है। दूसरे नंबर पर ब्राजील के नेमार, जबकि तीसरे नंबर पर अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी हैं। सोशल मीडिया पर एक्टिव कोहली के 3 करोड़ 60 लाख फॉलोअर्स हैं। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मौजूदा ICC रैंकिंग में नंबर 1 बल्लेबाज हैं। कोहली वनडे और टेस्ट दोनों ही फॉर्मेट में टॉप पर बरकरार है। दिल्ली में बाइक सवार बदमाशों ने कार सवार की गोली मारकर हत्या कर दी। दिल्ली के वेलकम थाना इलाके में 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक चलती कार का पीछा किया और उसमें मौजूद युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। यूपी के सीतापुर जिला अस्पताल में लापरवाही का एक और मामला सामने आया, जहां इमरजेंसी वार्ड के बाहर सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग घंटों तड़पता रहा। यूपी के बिजनौर में 31 जुलाई को हुई एक शख्स की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार किया है। उसकी पत्नी ने रात को सोते वक्त उसका गला काट दिया। पत्नी इस बात से परेशान थी कि पति उस पर शक करता है, उसका लड़का भी शक करता है, और इसी गुस्से की वजह से उसने रात को सोते हुए गला काट दिया। पड़ोसियों को बता दिया कि रात में पंखा गिरने से उसकी गर्दन कट गई है। नवी मुंबई में स्कोडा कार हादसा मामले में औरंगाबाद सांसद इम्तियाज जलील ने संसद में आरोपी पर कार्रवाई की मांग की। मुंबई में भारी बारिश के बाद कई इलाकों में जलभराव से एक बार फिर लोगों की परेशानी बढ़ गई। यूपी के गोरखपुर में पानी से भरे खेत में सांपों का जोड़ा डांस करता हुआ नजर आया। मध्य प्रदेश के मुंगावली में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने नेशनल हाईवे पर जाम लगा दिया, जिससे दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इंडोनेशिया के बाली में पुलिस ने ऑस्ट्रेलिया के 2 ड्रग तस्करों को भारी मात्रा में ड्रग के साथ गिरफ्तार किया। सिंगापुर में भारी मात्रा में हाथी दांतों की तस्करी पकड़ी गई, जिसमें अधिकारियों ने 300 हाथियों के लगभग 9 टन हाथी दांत जब्त किए। लंदन में तेज गर्मी से परेशान पर्यटक हाइड पार्क में बोटिंग करते नजर आए। और हमारे खास प्रोग्राम आंख कान खोल के में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बारिश से बेहाल मुंबई का हाल। और साथ ही आपको दिखाएंगे कहां एसपी ऑफिस में जान देने की कोशिश हुई। क्योंकि निचला इलाका होने की वजह से सबसे पहले इन्हीं जगहों पर बारिश का पानी भर जाता है। मुंबई के पॉश इलाकों में से एक किंग सर्किल में लगातार बारिश की वजह से सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। ये सुबह 8 बजे की तस्वीरें हैं। महज 3 घंटे में 51 मिलीमीटर बारिश से पूरा इलाका जलमग्न नजर आया। इलाके में जगह जगह जलभराव की समस्या से लोग जूझते दिखाई दिए। बीच सड़क पर एक बस के खराब हो जाने की वजह से यहां ट्रैफिक बिल्कुल धीमा पड़ गया, जिससे बस के पीछे गाड़ियों की लंबी लाइन लगनी शुरू हो गई। दफ्तर और स्कूल जाने वाले बच्चों को सबसे ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी। यहाँ पर देख सकते हैं कि पानी जो है अभी भी भरा हुआ है। ये मुंबई का काफी प्राइम लोकेशन है, किंग सर्कल इलाका है जो दादर और सायन को जोड़ता है। और जब भी यहाँ थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो यहाँ अक्सर पानी भर जाता है, और जिसके कारण जो है लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना जो है यहाँ करना पड़ रहा है। किंग सर्कल वो इलाका है जो दादर को सायन, और जब भी यहाँ थोड़ी सी भी बरसात हो जाती है तो यहाँ अक्सर पानी भर जाता है, और जिसके कारण जो है लोगों को भी कई दिक्कतों का सामना जो है यहाँ करना पड़ रहा है।
किंग सर्कल वो इलाका है जो दादर को सायन से जोड़ता है। जब भी मुंबई में थोड़ी सी भी बारिश होती है, पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है। बुधवार को भी मूसलाधार बारिश ने यहां की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई के अंधेरी इलाके में भी भारी बारिश ने बीएमसी के दावों की पोल खोलकर रख दी। मंगलवार रात से हो रही बारिश के कारण सड़कें दरिया में तब्दील हो गई, जिसके बाद अंधेरी इलाके में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। बच्चे हों या बड़े, सभी को बाहर निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबवे में पानी भर जाने से गाड़ी चलाने वालों को काफी दिक्कत आई। कई इलाकों में बारिश का पानी भरने के साथ ही कम विजिबिलिटी की वजह से गाड़ियों की रफ्तार थम गई, जिससे जगह जगह लंबा जाम लग गया। हालांकि पहले की बारिश से सबक लेते हुए बीएमसी ने अंधेरी सबवे के किनारे जगह जगह पंप लगाए हैं, ताकि जलभराव से लोगों को ज्यादा परेशान न होना पड़े। मैं मुंबई के अंधेरी सबवे पर हूँ और जब भी मुंबई में भारी बारिश होती है तो उस वक्त जो है अंधेरी सबवे में पानी भर जाता है। ये सुबह 9 बजे की तस्वीर है। आप देख सकते हो कि यातायात तो यहाँ शुरू है, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण जो है रात भर जो है यहाँ पर पानी भर गया था। बुधवार सुबह भी इलाके में विजिबिलिटी कम होने की वजह से अंधेरी में 3 कारें आपस में टकरा गई। इस हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के भीतर आर्थिक राजधानी में भारी बारिश होने की आशंका जताई है। मानसून की बारिश ने एक बार फिर माया नगरी को बेहाल कर दिया है। बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने सायन इलाके को पानी पानी कर दिया, जिससे सड़कों पर खड़ी गाड़ियां डूब गईं। वहीं ऑफिस जाने वाले लोग और स्कूली बच्चों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी। लोगों को घुटने तक पानी से गुजर कर जाना पड़ा। सड़कों पर तो पानी भरा ही, रेलवे ट्रैक भी पानी में डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि लोगों को पैदल उतरकर गाड़ी को धक्का देना पड़ा, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रफ्तार सुस्त पड़ गई। दादर से सायन के रास्ते पर ट्रैफिक जाम से लोगों को भारी परेशानी हुई। सायन के सबसे व्यस्त माने जाने वाले गांधी मार्केट में सड़कें तालाब जैसी नजर आईं और बारिश का पानी मकानों और दुकानों में भर गया। भारी बारिश से हिंदमाता इलाके में भी 2 फीट तक पानी भर गया, जिसके बाद एक बार फिर मानसून में बीएमसी की तैयारी पर सवाल खड़े हो गए। हिंदमाता इलाके में मंगलवार रात और बुधवार सुबह से हुई तेज बारिश की वजह से गाड़ियां पानी में आधी डूबी नजर आई। मुंबई का निचला इलाका होने की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। यहाँ विजिबिलिटी कम होने से आवाजाही ठप हो गई। घुटनों तक भरे पानी के कारण यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा गई। लोग घुटनों तक भरे पानी में सड़क पार करने को मजबूर थे। कुछ ऐसा ही हाल मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर भी दिखाई दिया। भारी बारिश की वजह से एक्सप्रेसवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया, जिसकी वजह से सैकड़ों गाड़ियां सड़क पर रेंगती नजर आ रही थी। लोगों को मिनटों के फासले को तय करने में घंटों लग गए। वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पानी भर जाने से लोगों का मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचना काफी मुश्किल हो गया। इस वक्त मैं मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पे हूँ और ये हाईवे पर आप देख सकते हैं कि लंबा जाम जो है, ट्रैफिक जाम इस वक्त लगा हुआ है। ऑफिस का वक्त जाने का वक्त है और इसी दौरान जो है ये करीब 2 किलोमीटर का जाम जो है वो विलेपाले सेंटा क्रूज एयरपोर्ट से अंधेरी तक का लगा हुआ है, जिसके कारण जो है ट्रैफिक जाम में लोग कई घंटों से फंसे हुए हैं। हालांकि बरसात रुक जाने से जो है यातायात और मुंबई का जनजीवन जो है धीरे धीरे सामान्य हो रहा है। मुंबई का वेस्टर्न एक्सप्रेसवे विलेपार्ले को अंधेरी से जोड़ने का काम करता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक काफी कम हो जाता है। लेकिन यहाँ भी हालात बारिश के बाद बदतर नजर आए। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की गठबंधन सरकार गिरने के बाद मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट की चर्चा है। लेकिन इस बीच कमलनाथ ने दावा करके सबको चौंका दिया कि उल्टे बीजेपी के 2 विधायकों ने सदन में कांग्रेस सरकार का साथ दिया। मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बिल पास करवाया है। इस बिल को सदन में कमलनाथ सरकार ने शक्ति परीक्षण के तौर पर लिया। इस बिल के समर्थन में सरकार को 122 वोट मिले। विधानसभा में बहुमत के लिए सरकार को 116 का आंकड़ा चाहिए था। हैरत इस बात की है कि बिल पास होने के लिए सरकार को बीजेपी के 2 विधायकों ने समर्थन दिया। रोज पिछले 6 महीने से रोज भारतीय जनता पार्टी कहती रही अल्पमत की सरकार है, रोज कहती रही ये सरकार जाने वाली है। तो ये बात एक दफा सिद्ध करनी थी कि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाए। आज ये जो मतदान हुआ है, ये मतदान केवल एक विधेयक पर नहीं है, ये मतदान बहुमत सिद्ध करने का मतदान है। और इस मतदान में भारतीय जनता पार्टी के 2 सदस्य
हमारे नारायण भाई और शरद भाई ने भी कांग्रेस का साथ दिया है। आंख कान खोल के में अब खबर महाकाल की नगरी उज्जैन से, जहां मंदिर में जल चढ़ाने के दौरान शिव भक्त कांवड़ियों ने हंगामा कर दिया। क्योंकि कांवड़िए किसी भी सूरत में महाकाल के दर्शन के साथ गर्भगृह के दर्शन की जिद पर अड़े हुए थे। हालांकि मौके पर मौजूद प्रशासन ने कांवड़ियों को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कांवड़िए बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं थे। हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस के आला अधिकारियों ने कांवड़ियों को समझाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मंदिर प्रशासन के लोग भी कांवड़ियों को समझाने की कोशिश करने लगे, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। वो जिले के बाहर के कुछ कांवड़ यात्री थे जिन्होंने पूर्व में कोई सूचना नहीं दी और अचानक संख्या में आ गए हो। उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं रही होगी कि गर्भगृह से दर्शन मना है, तो उन्होंने गर्भगृह में जाने की इच्छा व्यक्त की। उनको जब बताया गया तो चूंकि वो श्रद्धा से ओतप्रोत थे, समूह में थे, तो उन्होंने जाने की इच्छा व्यक्त की और जिद भी करने लगे। एक तरफ मंदिर प्रशासन और मंदिर की सुरक्षा में जुटी पुलिस, तो दूसरी तरफ सैकड़ों की तादाद में महाकाल के दर्शन को पहुंचे कांवड़िए। महाकाल मंदिर मानो अखाड़े में तब्दील हो गया था। कांवड़ियों के बढ़ते हंगामे को देखते हुए मंदिर के पुजारियों ने इसकी तीखी निंदा की। मंदिर में यदि आते हैं और मंदिर की व्यवस्था का पालन नहीं करते हैं तो वो मंदिर की व्यवस्था को तोड़ने जैसा होता है। आज भी जो कांवड़ आई है उस कांवड़ के लोगों ने हंगामा किया है। हर साल सावन के मौके पर कांवड़ियों की भीड़ को देखते हुए उन्हें महाकाल मंदिर के गर्भगृह में जाने की सख्त मनाही होती है। बावजूद इसके कांवड़िए प्रशासन से उलझने को तैयार दिखाई दिए। लोकसभा ने मंगलवार को मोटर वाहन संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दे दी। इसमें रोड सेफ्टी को लेकर बहुत सख्त प्रावधान किए गए हैं। तमाम मामलों में ड्राइविंग के दौरान मामूली गलती पर भी अब भारी जुर्माना लगेगा। शराब पीकर गाड़ी चलाते पकड़े जाने पर 10,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। अभी 2,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। रैश ड्राइविंग करने पर पहले 1,000 रुपए का जुर्माना देना पड़ता था, लेकिन नए कानून में 5,000 रुपए के जुर्माने का प्रस्ताव दिया गया है। अमरोहा में मुठभेड़ के बाद 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया। यूपी के अमरोहा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 20,000 के इनामी बदमाश को गोली लगने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आगरा के थाना डौकी क्षेत्र में एक खरगोश को लेकर हुए विवाद में 4 लोगों ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। एक जंगली खरगोश को पकड़ लिया था। दूसरा पक्ष के लोग जो है वो दूसरे कुछ बात विवाद हो गया, उनके द्वारा पिटाई कर दी गई, जिससे इसकी हालत गंभीर हो गई। इसको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां बताया गया कि डॉक्टर ने बताया कि इसको जो है डॉक्टर ने इसको मृत्यु दी। यूपी के बिजनौर में पुलिस ने अपनी बहन के साथ लूट करने वाले भाई को उसके लुटेरे साथी के साथ गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 35,000 रुपए बरामद किए। वाराणसी में 22 जुलाई को एक व्यापारी को गोली मारने का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने 3 अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया। हरिद्वार में चल रहे कांवड़ मेले में कांवड़ियों के एक दल ने लगभग 100 फीट लंबी तिरंगा कांवड़ उठाई। यूपी के मैनपुरी में खेत की रखवाली करने गए किसान को सांड ने पटक कर मार डाला। हरियाणा के पंचकुला में पुलिस ने 3 शातिर चेन स्नैचर को गिरफ्तार कर चोरी की बाइक बरामद की। लखनऊ में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भरने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। वाराणसी में 7वें वेतन आयोग की मांग को लेकर बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बारिश नहीं होने से परेशान लोगों ने टोना टोटका करते हुए एक युवक को गधे पर उल्टा बिठाकर बारात निकाली। उत्तर प्रदेश के शामली में एसपी ऑफिस में एक महिला और उसकी बेटी ने जान देने की कोशिश की। दावा है कि दोनों ने पुलिस वालों के सामने ही जहर खा लिया। जिसके बाद एसपी ऑफिस में मौजूद महिला पुलिसकर्मी उनकी तरफ दौड़ी और ऐसा करने से मना किया, लेकिन तब तक मां बेटी ने जहर खा लिया था। जहर खाने से दोनों की हालत गंभीर होने लगी। ऐसे में महिला पुलिसकर्मियों ने महिला के शरीर से जहर निकालने की कोशिश की और बाथरूम ले जाकर उनसे उल्टियां करवाई। थोड़ी देर बाद जब दोनों की हालत सुधरी तो उन्हें पानी पिलाया गया और फिर दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। यहाँ दोनों की हालत को देखते हुए उन्हें मेरठ रेफर कर दिया गया। पीड़ित के मुताबिक झिंझाना थाने के घोटसमा गांव में उनका अपने पति के चचेरे भाइयों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उनका आरोप है कि बार बार उन्होंने चौसाना पुलिस चौकी में तहरीर दी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिससे तंग आकर उन्होंने ऐसा कदम उठाया।
एप्लीकेशन आया है वो उसको हम ले लिए हैं और उस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी इनसे बात किया, इनके जो महिला के पति आए हैं उनका कहना है कि बेसिकली अपने चचेरे तहेरे भाइयों से परेशान थे, वो जलते हैं, गाली गलौज मारपीट करते। इनका कहना है कि चौकी तक सीमित रहे थे, तो अब चौकी के माध्यम से इनको क्यों नहीं संतुष्ट किया जा सका, तो जांच के विषय में अलग जांच करके उस पर एक्शन लूंगा। फिलहाल मां और बेटी दोनों खतरे से बाहर हैं। वहीं एसपी ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल प्रभाव से चौसाना चौकी इंचार्ज बीनू सिंह को निलंबित कर दिया और पूरे मामले की जांच एएसपी शामली को सौंप दी गई। उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के बनकौर इलाके में बिजली विभाग के जेई यानी जूनियर इंजीनियर का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो लोगों को बिजली चोरी करने के टिप्स देता दिखा। इस दौरान जूनियर इंजीनियर ने सड़क किनारे खड़े होकर लोगों को सावधानी और आसानी के साथ बिजली चोरी करने के तरीके बताए और इन टिप्स के बदले महीने का हिसाब किताब करने की बात भी कही। मैं बताऊंगा, नंबर नोट कर लो। नंबर मैंने ले लिया, नंबर ले लिया, प्रिंसिपल के बाद चलाओ। अच्छा, प्रिंसिपल आदमी जितना रिक्वेस्ट बनना पड़ता है, सुबह को 7-6 बजे उठा के फील होता था, दिन में मत चलाओ। दिन में देखो यही लिखा बहुत को हम यही लिखते हैं, हमेशा अंग तो चलने अंग तो चलने हमारी तुमसे डायरेक्ट बात रहेंगी, फोन कर देख रहेंगे मैसेज और महीना का हमारे तुम्हारा। और फिर तभी एक शख्स जेई के पास आया और उसे 4,000 रूपये थमाने लगा, लेकिन इंजीनियर ने और 2,000 की डिमांड की। आगे हमारी चलती रहेगी, कोई परेशानी काफी मान मनोबल के बाद जूनियर इंजीनियर साहब माने और 6,000 की जगह 4,000 रूपये लेकर चलते बने। वायरल हो रहा ये वीडियो काफी पुराना बताया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। ईस्ट अफ्रीकी देश रवांडा में इबोला वायरस से सुरक्षा को लेकर कोशिशें तेज कर दी गई। 8,000 से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण की व्यवस्था की गई है। कांगो में अगस्त 2018 में सबसे पहले इबोला फैला था और उस वक्त करीब 1,600 लोगों की मौत हो गई और अब इस बीमारी ने और बड़ा रूप ले लिया है और बीमारी कांगो के बाहर भी फैल रही है। लिहाजा इसे देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO ने इबोला को इंटरनेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। WHO के मुताबिक इस बीमारी से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन की जरूरत है। इबोला वायरस संक्रमित जानवरों के काटने या खाने से लोगों में फैलता है। इबोला एक किस्म का वायरस है जो संक्रमित जानवरों से फैलता है। साल 1976 में पहली बार दक्षिण सूडान और कांगो में इस बीमारी के वायरस का पता चला था। इबोला वायरस के मामलों में मौत का प्रतिशत 90% से ज्यादा रहा है। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू में कथित देशद्रोह मामले में केस चलाने के लिए जरूरी मंजूरी हासिल करने के लिए पुलिस को 18 सितंबर तक का समय दिया है। हालांकि इससे पहले जेएनयू कैंपस में देश विरोधी नारे लगाए जाने के मामले में दिल्ली पुलिस को झटका लगा। दरअसल सरकारी वकील राहुल मेहरा ने दिल्ली सरकार को अपनी रिपोर्ट जो भेजी है उसमें कहा है कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में देशद्रोह की चार्जशीट खारिज की जाए। सरकारी वकील राहुल मेहरा के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास पर्याप्त सबूत नहीं है। सरकारी वकील की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के खिलाफ बोलना राष्ट्रद्रोह नहीं है। बता दें कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने के मामले में दिल्ली पुलिस आरोपियों पर देशद्रोह की धाराएं लगाना चाहती थी। पुलिस ने केस की चार्जशीट दिल्ली सरकार को भेजी भी थी। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने चार्जशीट को स्टैंडिंग काउंसिल के पास भेजकर उसकी राय मांगी थी। इसी मामले में स्टैंडिंग काउंसिल ने सरकार को अपनी राय भेजते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस के पास आरोपियों के खिलाफ देशद्रोह के सबूत नहीं है और सरकार को चार्जशीट को खत्म करना चाहिए। आपको बता दें कि 9 फरवरी 2016 को जेएनयू में कथित तौर पर देश विरोधी नारे लगाए गए थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में पूर्व जेएनयू अध्यक्ष कन्हैया कुमार, छात्र नेता उमर खालिद और अनिर्बन भट्टाचार्य समेत कई छात्रों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कन्हैया कुमार को इस मामले में पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था और उससे पूछताछ भी की गई थी। बाराबंकी में एक महिला ने दहेज के लिए 3 तलाक देकर घर से निकालने का आरोप लगाया। भोपाल में एक लकड़ी के गोदाम में आग लगने के बाद 7 दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। मुंबई की ओशिवारा में घरेलू कलह की वजह से एक व्यक्ति को अपने बेटे की गोली मारकर हत्या करने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया। यूपी की बस्ती में बिजली लाइन ठीक करने के दौरान अचानक तार में करंट छोड़े जाने से कर्मचारी की मौत हो गई, जिससे गुस्साए परिजनों ने रोड पर शव रखकर हंगामा किया। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने असम में आई बाढ़ आपदा में सहायता करते हुए मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में 51 लाख रुपए की सहायता राशि दी। फिल्म इंडस्ट्री में 1 दशक पूरे कर चुकी सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो खुद को कभी असफल नहीं मानती, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं।
यूपी के बाराबंकी में दहेज को लेकर एक नवविवाहिता को उसके पति ने मारपीट के बाद। फिल्म इंडस्ट्री में एक दशक पूरे कर चुकी सोनाक्षी सिन्हा ने कहा कि वो खुद को कभी असफल नहीं मानती, उतार चढ़ाव जिंदगी का हिस्सा हैं। यूपी के बाराबंकी में दहेज को लेकर एक नवविवाहिता को उसके पति ने मारपीट के बाद 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया। 3 लाख रुपए मांगना है, बुलेट मांगना है, तो हमें भाई लोग नहीं दे पाए, तो कहते हमें भाई लोग बुलावे, हमें कहाँ बुलावेंगे, फोन गवा कहीं अपने बाप का दे दो, बस उनके सामने है तलाक दे दी 3 बार। हसीन बानो तुम काम तलाक है, हसीन बानो तुमका तलाक। यूपी के झांसी में जन्मदिन मनाने डैम पर गए 2 सगे भाइयों में से एक भाई की डैम में डूबकर मौत हो गई, जबकि दूसरे को मछुआरों ने बचा लिया। एक बच्चे का जन्मदिन था, तो वहाँ पे लोग गए हुए थे उसके जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए। तो उसमें नीचे नहर में उतर गए 2 लोग, वो फिसल करके उसमें गिर गए और डूबते हुए जब शोर मचाया तो लोगों ने उनको बचाया। वहाँ पे एक बच्चा तो बच गया, लेकिन एक बच्चे की मृत्यु हो गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के धामपुर तहसील में एक महिला लेखपाल को घूस लेने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी महिला लेखपाल पर यह कार्रवाई उसका घूस लेते वीडियो वायरल होने के बाद की गई। दावा किया गया कि वीडियो में हरे रंग का दुपट्टा ओढ़े महिला लेखपाल अंजलि त्यागी है और वो वहां खड़े लोगों से कागजात की आड़ में रुपए ले रही थी। हालांकि वीडियो वायरल होने पर लेखपाल ने सफाई दी और कहा कि वो रिश्वत नहीं ले रही थी। काम कराने के बाद बचे हुए पैसे मजदूर लौटाने आए थे और तभी एक पत्रकार ने वीडियो बना लिया और रिश्वत लेने का आरोप लगाकर वायरल कर दिया। ये जो मेरे पे इन्होंने वीडियो वायरल किया है ये बिल्कुल ही मिथ्या है। इस पत्रकार से भी मेरा कोई लेना देना नहीं है और ना ही जो मेरे क्षेत्र के मजदूर आए हैं ना ही वो लोग इसको जानते हैं, ना ही मेरे गांव के क्षेत्र के द्वारा मेरी शिकायत की गई है। ये मैं मीडिया से ये चाहती हूँ कि अगर इस तरह से पत्रकार करेंगे, अगर उन्हें स्वतंत्रता का अधिकार मिला हुआ तो मैं भी ये चाहती हूँ कि अगर मेरे आरोप निरर्थक निकले तो उस पत्रकार पर कार्रवाई की जाए। हालांकि मामला बढ़ता देख धामपुर तहसील के एसडीएम ने वीडियो की जांच के बाद कार्रवाई की बात कही और जांच होने तक अंजलि त्यागी को सस्पेंड कर दिया। हाँ, जो लेखपाल की वीडियो वायरल हुई है तहसील धामपुर की, लेखपाल का नाम अंजलि त्यागी है, उसकी वीडियो हम लोगों को संज्ञान में आ गया है, उन्होंने देख लिया है तो उसकी जाँच की जा रही है। जांच के बाद ही निष्कर्ष जो निकलेगा उस पर कार्रवाई की। ये कोई पहला वाकया नहीं है जब बिजनौर में किसी महिला लेखपाल का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हुआ हो। इससे पहले भी नगीना तहसील में एक महिला लेखपाल और उसके भाई पर रिश्वत लेने का आरोप लगा था। ब्रेक्जिट के समर्थक बोरिस जॉनसन को ब्रिटेन का नया प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद से ही उनका विरोध शुरू हो गया है। जैसे ही बोरिस जॉनसन का पीएम बनना तय हुआ तो कंजर्वेटिव पार्टी के मोहम्मद आमीन ने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया। उन्होंने पार्टी प्रमुख को अपना इस्तीफा भेजा और साथ ही इसे सार्वजनिक भी कर दिया। वहीं सोमवार शाम सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर आए और डाउनिंग स्ट्रीट में इकट्ठा होकर हाथों में बैनर पोस्टर लेकर बोरिस जॉनसन का विरोध किया। इस विरोध प्रदर्शन में वामपंथी समूह, पीपुल्स असेंबली के साथ साथ एक्टिविस्ट, पत्रकार और लेबर शेडो होम सेक्रेटरी बियॉन्ड एबॉट शामिल थे। लोगों का कहना था कि बोरिस की दौड़ 2 आयाम की है, जिसकी वजह से देश आगे जाने की जगह पीछे जाएगा। उत्तराखंड की 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने इस साल रिकॉर्ड बना दिया है। यात्रा शुरू हुए अभी 2.5 महीने ही हुए हैं, लेकिन एक आंकड़े के मुताबिक अभी तक करीब 26 लाख यात्रियों ने 4 धाम की यात्रा कर ली है, जो पिछले वर्षों की तुलना में कहीं ज्यादा है। 4 धाम यात्रा में सबसे कठिन माने जाने वाली केदारनाथ धाम यात्रा में शामिल श्रद्धालुओं की संख्या भी अब तक सबसे ज्यादा है। वहां अभी तक 8 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। इसी तरह बद्रीनाथ धाम में करीब 8,70,000 भक्तों ने दर्शन किए। उत्तराखंड में इस साल 4 धाम यात्रा की शुरुआत 7 मई से हुई। 9 मई को केदारनाथ और 10 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुले थे। तब से भक्तों के वहां जाने का सिलसिला लगातार जारी है। ये यात्रा भी 3 महीने और चलनी है और इसीलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि श्रद्धालुओं की संख्या के मामले में इस साल नए रिकॉर्ड बनेंगे। पर्यटकों का और भारत की जनता और विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा, जिनके केदारनाथ में पहले दिन आने से और पहली पूजा कराने से ये लोगों के अंदर उत्तराखंड के प्रति एक उत्साह देखने को मिला और बड़े उत्साह से लोग आए और इस समय रिकॉर्ड टूट गया है। हम लोग ये चाहेंगे कि इसको हम लिम्का बुक ऑफ द रिकॉर्ड्स में भी अंकित कराएं। सारे पुराने जो रिकॉर्ड थे वो ध्वस्त हो गए हैं
और एक नया कीर्तिमान बना है। यूपी के मुरादाबाद में बीजेपी के एक स्थानीय नेता ने पुलिस वालों को गाली देने से गुरेज नहीं किया। हालांकि पुलिस वहां गाड़ियों की रूटीन चेकिंग कर रही थी। बाइक से गुजर रहे बीजेपी के नेता ने हेलमेट नहीं पहना हुआ था, लिहाजा पुलिस वालों ने उन्हें रोक लिया और उनकी गाड़ी से चाबी निकाली। लेकिन बीजेपी के नेता इस बात पर भड़क गए और पुलिस वालों को गाली देने लगे। इसके बाद वहां पुलिस के आला अधिकारी भी आ गए। उनके सामने भी बीजेपी के नेता अपनी हेकड़ी दिखाते रहे, लेकिन पुलिस ने हेलमेट नहीं होने की वजह से उनका चालान काट दिया। पुलिस के आला अधिकारियों के सामने बीजेपी नेता ने गाली देने से इनकार किया, लेकिन उनकी करतूत कैमरे में कैद हो गई थी। चाबी लगवाइए पहले से। मैं कह रहा हूँ, जब मैं ये कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मैंने चालान काट दिया, तो मगर नहीं है हेलमेट, मैं कह रहा हूँ, मैंने कह दिया, मैंने चाबी एकदम चाबी निकाल के जब आदमी पकड़ेगा तो क्या कहेंगे? नहीं तो क्या करेंगे? क्या करें? इसलिए हमारी चाबी निकाल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के रामपुर हाट में एक महिला का पेट सोने की खान बन गया। दरअसल महिला का रामपुर हाट स्थित एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में ऑपरेशन किया गया। तस्वीरों में दिख रहे करीब 60 सिक्के, सोने की कई चेन, कान की बाली सहित लगभग 2 किलो सोना महिला का ऑपरेशन करने के बाद उसके पेट से निकाला गया। बीरभूम में जिसने भी ये खबर सुनी वो हैरान रह गया। बताया जा रहा है कि सोने की खान बने महिला के पेट का करीब 1 घंटे 15 मिनट तक ऑपरेशन चला और फिर जाकर डॉक्टर्स ने उसके पेट से ये सब निकाला। दरअसल 7 दिन पहले झाड़ग्राम के कनाईपुर निवासी रूनी खातून नाम की इस युवती को पेट में दर्द होने की शिकायत के बाद रामपुर हाट के एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। जब डॉक्टर्स ने महिला के पेट की जांच की तो उन्हें पेट में कई धातु दिखी, जिसके बाद डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का फैसला लिया। करीब 5 डॉक्टरों की टीम ने युवती के पेट का ऑपरेशन शुरू किया। रोगी के परिजनों के मुताबिक रूनी मानसिक रूप से बीमार है। घर में मनिहारी की दुकान है। उसने कई बार निकलने की कोशिश की, लेकिन गले में अटक जाने के कारण उसे किसी प्रकार निकाला गया। लेकिन किसी को इस बात का अनुमान नहीं था कि वो इतना कुछ पहले ही निकल चुकी है और उसका